मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 1। एक सुनसान सड़क पर एक लड़का तेजी से भाग रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें फूल रही थी और उसके कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। पर फिर भी वो चाहकर भी रुक नहीं सकता था। वो ना चाहते हुए भी बस भाग रहा था। उसके पीछे एक लाल रंग की तेज स्पोर्ट कार उस लड़के का पीछा कर रही थी। उस स्पोर्ट कार में एक लड़का और एक लड़की दोनों हंसते हुए अपने सामने के लड़के को भागते हुए देख रहे थे। उस कार में बैठी लड़की ने कहा, बेबी, ये बेचारा कब से भाग रहा है। बस इसे और तड़पाना सही नहीं है। चलो अब उसे इस भागम भाग से फ्री कर देते हैं। उस लड़की की बात सुनकर कार चला रहा वो लड़का मुस्कुराते हुए उस लड़की की ओर देखने लगा और फिर उसने कहा, ठीक है बेब्स, अब इस बेचारे को हमेशा के लिए आराम दे देते हैं। ये कहने के बाद उस लड़के ने अपनी कार का एक्सीलेटर जोर से दबा दिया और फिर उनकी स्पोर्ट्स कार की स्पीड एक ही झटके में तेज हो गई और वो तेजी से सड़क पर भाग रहे लड़के की ओर चली गई। जब सड़क पर भाग रहे उस लड़के के कानों में कार की आवाज तेज और तेज होने लगी, तब उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा और बुरी तरह से थका हुआ होने के बाद भी उसने और तेजी से भागने की कोशिश की। लेकिन बस कुछ भी देर बाद वह स्पोर्ट्स कार उस लड़के के पास आई और फिर उस स्पोर्ट्स कार ने उस लड़के को सीधे उड़ा दिया, जिससे वो लड़का कार की टक्कर से घायल होकर सड़क पर दूर जा गिरा। उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसकी सांसें भी धीमी चल रही थी। लेकिन इस टक्कर के बाद भी वो लड़का अब तक मरा नहीं था। उस लड़के को टक्कर मारने के बाद वो गाड़ी एक तेज ब्रेक के साथ रुक गई। इसके बाद उस गाड़ी से वो दोनों लड़का और लड़की बाहर आए और धीरे धीरे चलते हुए उस घायल लड़के के पास आ गए। उसके सिर के पास खड़े होकर उसे देखते हुए वो दोनों हंसने लगे। हा 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 हा। इसके बाद उस लड़की ने कहा, बेब्स, देखो वो अब भी कितना जिद्दी है। इतनी जोर की टक्कर लगने के बाद भी वो मेरा नहीं। इस पर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, हा हा, तो बेब्स चलो इसकी जिद को खत्म कर देते हैं। ये कहते हुए उस लड़के ने उस लड़की को अपनी ओर खींच लिया और फिर वो दोनों उस घायल लड़के की ओर देखने लगे। इसके बाद वो लड़का अपनी कार के पास गया और वहां पर अपनी कार से उसने एक लोहे का रॉड लिया और उसके साथ खेलता हुआ वो उस घायल लड़के के पास आ गया। इसके बाद जब वो लड़का उस घायल लड़के पास गया, तब उसके बगल में खड़ी लड़की ने कहा, बेबी, क्या मैं ये कर सकती हूँ? प्लीज ये मुझे दो ना, मैं इसे अपने हाथों से करना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। लो तुम ये शुभ काम अपने हाथों से करो। ये कहते हुए उस लड़के ने अपने हाथ में रखी लोहे की रॉड उस लड़की को दे दी। उस लोहे के रॉड को अपने हाथों में लेकर उसने दया भरी नजरों से उस घायल लड़के को देखा और फिर उसने कहा, ओ दक्ष, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। अब देखो तुम्हें इसके लिए कितनी बड़ी सजा चुकानी पड़ रहा है। खैर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बॉडी को हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है? ये कहने के बाद वो लड़की और लड़का दोनों उस घायल लड़के जिसका नाम दक्ष था, उसे देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। इस समय दक्ष की आंखों में निराशा, उदासी, बेबसी, नाराजगी और गुस्सा सभी तरह के इमोशन दिखाई दे रहे थे। उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि जिस लड़की पर उसने भरोसा करके उसकी मदद करने की कोशिश की थी, वहीं उसके साथ ऐसा कर रही थी। ये सोचकर ही उसकी आंखों से अनजाने में आंसू गिर पड़े। इसके बाद वह लड़की रॉड को लेकर शौर्य के सिर के पास आ गई और फिर वह लोहे की रॉड को जमीन से टकराने लगी। रॉड की जमीन से टकराने की आवाज दक्ष के कानों में साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका पूरा दिल ही टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखें इस समय गुस्से से भरी हुई थी। वह अपने सामने खड़े दोनों लोगों को मारना चाहता था, लेकिन वह अब ऐसा नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए उसका चेहरा बेबसी और गुस्से से भरा हुआ था। इसके बाद अगले ही पल उस लड़की ने अपने हाथ में रखी लोहे की छड़ को हवा में उठा और उसे जोर से दक्ष के सिर पर दे मारा। उस लड़की के इस वार से दक्ष की सांस पूरी तरह से बंद हो गई और अनिच्छा, गुस्सा और बदला लेने की भावना के साथ उसकी आंखें उन दोनों लोगों की ओर टिक गई। इस समय तक दक्ष की सांसें पूरी तरह से रूप चून की थी और वह मर चुका था। कुछ समय बाद, ये मैं कहाँ हूँ? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? दक्ष ने अपने आसपास देखा और पाया कि वह किसी अंधेरे कमरे में था। जब शौर्य इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? ये आवाज बहुत ही कमजोर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आवाज अब किसी भी पल बस गायब होने वाली है। उस आवाज को सुनकर दक्ष अचानक चौंक गया और फिर उसने कहा, मैं दक्ष हूँ। तुम कौन हो और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इस पर उस आवाज ने कहा, मैं भी दक्ष हूँ। बस फर्क इतना है कि अब मैं मर रहा हूँ। उस आवाज की ये बात सुनकर दक्ष अवाक रह गया और फिर उसने कहा, मर रहे हो? इसका क्या मतलब है? तब उस आवाज ने दोबारा कहा, मेरे पास अब इतना समय नहीं बचा है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकूं। मैं बस तुम्हें ये बता सकता हूं कि अब से तुम मेरे इस शरीर के मालिक हो। मेरे इस शरीर की आत्मा।
मैं तुमसे बस इतनी सी विनती करना चाहता हूं कि जिसने मेरे साथ ये किया है, तुम उससे मेरा बदलो लो। बस मुझे तुमसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। एपिसोड 2। उस आवाज की ये बात सुनकर दक्ष का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज उससे क्या कहना चाह रही थी। उसका मन इस समय पूरी तरह से उथल पुथल से भर चुका था। दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरा शरीर, आत्मा, बदला। ये बुदबुदाने के बाद दक्ष ने दोबारा कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। इस पर उस आवाज ने दोबारा कहा, जब तुम जागोगे और मेरी यादों को अपनी यादों के साथ एकीकृत करोगे, तब तुम्हें सब कुछ पता चला जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह आवाज और भी ज्यादा धीमी होने लगी और गायब होने लगी। उस आवाज ने गायब होते हुए कहा, बस मेरे पिताजी का हमेशा ख्याल रखना और तब मैं आराम से जा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह आवाज गायब हो गई। उस आवाज की बात सुनकर दक्ष पूरी तरह से अवाक रह गया और फिर अगले ही पल स्वीश, उसके आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसकी आंखें धुंधली हो गई। इसके बाद अचानक दक्ष ने अपनी आंखें खोली। इस बार उसके सामने अंधेरा नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर किसी महल के कमरे की दीवारें थी। दक्ष ने पाया कि इस समय वह एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। यह देखकर दक्ष चौंक गया और फिर उसने कहा, क्या मैं मरा नहीं? ये कौन सी जगह है? क्या मैं कोई सपना देख कर रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष ने उठने की कोशिश की, तब उसे अचानक अपने शरीर में तेज दर्द का एहसास होने लगा। दक्ष ने अपने दर्द को सहा और उठकर बैठ गया। जब उसने अपनी नजरें दौड़ाई तब वह अपने चारों ओर देखकर हैरान रह गया। उसने पाया कि अब वह एक पूरी तरह से नई जगह पर आ गया था। दक्ष ने अपने मन में कहा, ये क्या बकवास है? ये मैं कहाँ आ गया हूं? उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने इतना भर कहा ही था कि इतने में उसके दिमाग पर एक तेज और जोरदार झटका लगा और उसे अपने सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके आंखों के सामने बहुत सारी स्मृतियां और दृश्य चलने लगे। ये सभी यादें दक्ष के दिमाग में एक एक करके एकीकृत होने लगे। कुछ समय बाद जब दक्ष के दिमाग में सारी यादें एकीकृत हो गई, तब उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह दोबारा अपने बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ ही समय में दक्ष की चीख सुनकर उसके कमरे में कुछ लोग दौड़ते हुए अंदर आए। इनमें एक बूढ़ा आदमी, दो नौकर और कवच पहने एक आदमी था। उस आदमी ने कहा, वैद्य जी, क्या हुआ? शौर्य इस तरह से चीखा क्यों? आपने तो अभी कहा था कि शौर्य की हालत बहुत गंभीर है और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, तो फिर ये चीख? उद्धरण चिन्ह। इस पर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, महामहिम, मैं अभी देखता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये होने के बाद वह बूढ़ा वैद्य दक्ष को जांचने लगा। कुछ समय तक दक्ष की जांच करने के बाद अचानक उस बूढ़े वैद्य की आंखें आश्चर्य से भरी और उसने कहा, असंभव, ये कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े वैद्य की बात सुनकर वह आदमी थोड़ा घबरा गया और उसने तुरंत कहा, क्या हुआ वैद्य जी? क्या दक्ष, क्या वो? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी जैसे किसी सदमे से जाग हो। उसने अपनी आश्चर्य भरी आंखों से उस आदमी की ओर देखा और फिर उसने कहा, महामहिम, मैंने आज सुबह ही राजकुमार का निरीक्षण किया था और इस बात की कोई भी संभावना नहीं थी कि वह बच पाएंगे, किंतु अब। उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े वैद्य की बात सुनकर उस आदमी के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी और फिर उसने कहा, पर अब क्या वैद्य जी? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुनकर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, पर अब जब मैंने राजकुमार के शरीर की जांच की तो पाया कि उनकी सभी गंभीर घोंटे ठीक हो चुकी है और केवल कुछ बाहरी घोंटे ही बची है। ये एक चमत्कार है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े वैद्य की ये बात सुनकर वह आदमी और दोनों नौकर भी एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर अगले ही पल उस आदमी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने खुशी से कांपते हुए कहा, वैद्य जी, क्या ये सच है? क्या आप सच कह रहे हैं? दक्ष अब ठीक है। उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, जी महामहिम, अब राजकुमार खतरे से पूरी तरह से बाहर है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद कुछ और बात करने के बाद सभी लोग उस कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन जब दक्ष ने दोबारा अपनी आंखें खोली, तब उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। उसने खुद से कहा, दक्ष, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस जीवन में मैं किसी को भी खुद को धमकाने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, मैं उन सभी से तुम्हारा बदला लूंगा। अब तुम आराम से जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष की आंखें और भी ज्यादा दृढ़ हो गई। अपनी पूरी यादों को एकीकृत करने के बाद दक्ष को अब सब कुछ समझ में आ गया था।
उसकी यादों को एकीकृत करने के बाद दक्ष को ये पता चला कि दक्ष अब पृथ्वी पर नहीं है बल्कि एक दूसरी दुनिया में है, जहां केवल मजबूत लोगों का ही सम्मान किया जाता था और कमजोरों को धमकाया जाता था। अपनी यादों से दक्ष को पता चला कि उसकी आत्मा अपने समान नाम वाले एक 18 वर्षीय लड़के के शरीर में आ गई है, जो अभी मृत्यु के निकट था। उसे अपनी यादों से पता चला कि कुछ समय पहले 4 पर्वतीय संप्रदाय जहां पर इस शरीर का मालिक परीक्षण के लिए या था, वहां इसी के एक चचेरे भाई ने इसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और इसे पूरी तरह से मरने की हद तक पीट दिया। जब इसे वापस इस महल में लाया गया, तब तक इसकी सांसें पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और अंत में इसकी मृत्यु हो गई। उसे अपनी यादों से इस दुनिया के बारे में भी बहुत सी बातों के बारे में पता चला, जिससे दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद दक्ष ने कहा, अब से ये मैं हूं और अब मुझे इस जीवन में कोई भी धमका नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष की आंखें पूरी तरह से दृढ़ हो गई। एपिसोड 3। 7 दिन बाद दक्ष अपने कमरे में बनी साधना कक्ष में दोनों पैरों को मोड़कर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद किए हुई थी। अब तक दक्ष को इस दुनिया में आए हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। इस एक हफ्ते में दक्ष को इस दुनिया के बारे में बहुत सी बातों का गहराई से पता चला। दक्ष ने अब तक अपनी यादों को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया था। अपनी यादों को पूरी तरह से एकीकृत करने के बाद दक्ष को पता चला कि वह कुनलुन नामक एक ऐसे महाद्वीप में है, जहां लोगों की जन्मजात प्रतिभा को योद्धा की मार्शल स्पिरिट कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक योद्धा की सारी भविष्य की उपलब्धियां उसकी मार्शल स्पिरिट से गहराई से जुड़ी होती है। मार्शल स्पिरिट कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आग, पानी, बर्फ, तूफान, वायु, प्रकाश, अंधकार इत्यादि। इसके अतिरिक्त हथियार आत्माएं होती हैं, जैसे कि चाकू, तलवार, भाले, हलबर्ड इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ पशु आत्माएं भी होती हैं, जैसे कि गेंडा, वानर, सांप, शेर, पक्षी इत्यादि। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली और भयानक मार्शल स्पिरिट भी होती हैं, जिन्हें अमर भावना या अमर आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये सभी मार्शल स्पिरिट विकसित होकर अपने स्वामी की साधना और अपनी ताकत को बढ़ाती जाती है। जब दक्ष ने अपनी सारी यादों को एकीकृत किया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि जिस शरीर में उसकी आत्मा ने प्रवेश किया है, वह एक कमजोर शरीर है, जिससे दक्ष को थोड़ा दुख हुआ। दक्ष को पता चला कि इस शरीर ने पहले ही अपनी मार्शल भावना को जागृत कर लिया था, जो कि एक छोटे काले सांप के आकार की थी, जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस छोटे काले सांप की प्रजातियां ज्ञात न होने के कारण सभी लोग इसे एक बेकार आत्मा कहते थे। इसके अतिरिक्त इस शरीर में मार्शल भावना को विकसित करने के बाद इस शरीर ने साधना में अधिक प्रगति नहीं की थी। उसी के उम्र के सभी लोग उससे कहीं अधिक मजबूत थे, जबकि यह शरीर बहुत कमजोर था, जिसके कारण इसे बेहद अपमानित किया जाता था। दक्ष को इस बात का ज्ञान हुआ कि दक्ष के परिवार में केवल उसके पिता थे, जो उसका ख्याल रखते थे। इसके अतिरिक्त उसके परिवार के सभी सदस्य उनको हेय दृष्टि से देखते थे। इस समय दक्ष अपनी साधना में पूरी तरह से डूबा हुआ था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसके अंतर मन में एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी। जब दक्ष ने ध्यान से उस रोशनी की तरफ देखा, तब उसने पाया कि यह उसकी अपनी मार्शल भावना है, जिसे सभी लोग बेकार आत्मा कहते थे। यह एक छोटे से काले सांप की तरह था, जो शांति से लेटा हुआ था। अगले ही पल इस सांप की छाया शौर्य के पीछे प्रकट हुई और उसके कंधे पर आराम से जाकर लेट गई। यह देखकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष का चेहरा हैरानी और आश्चर्य से भर गया। वह खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसने पाया कि अगले ही पल उसके मन में एक और रोशनी की किरण दिखाई दी, जिसे देखकर दक्ष पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जब दक्ष ने ध्यान से उस रोशनी की किरण को देखा, तब उसने पाया कि यह एक और मार्शल भावना है, जो कि एक परछाई से गिरी हुई है। दक्ष को यह तो नहीं पता था कि यह किस प्रकार की मशाल भावना है, लेकिन उसे इतना एहसास जरूर था कि यह उसकी दूसरी मार्शल भावना है, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। दक्ष ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, दोहरी मार्शल भावना। इस दुनिया में जिसके पास 2 मार्शल भावनाएं होती थी, उसे दोहरी मार्शल भावना वाले प्रतिभा के रूप में माना जाता था। सामान्य स्थिति में प्रत्येक योद्धा के पास एक ही मार्शल भावना होती थी, किंतु जिन योद्धाओं के पास दूसरी मार्शल भावना होती थी, उसे पूरे महाद्वीप में एक प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता था। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इस छोटे काले सांप के साथ अब मेरे पास एक और मार्शल भावना है। शायद यह मेरे 2 आत्माओं के मिलने के कारण हुआ है, जिससे मेरे पास दूसरी मार्शल आत्मा है। भले ही मैं अभी ये नहीं जानता कि यह मार्शल भावना क्या है, परंतु देर साबिर इसका भी पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने साधना करना जारी रखा। दक्ष ने पाया कि उसके साधना की गति उसकी यादों से कई गुना तेज हो गई है। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा दक्ष के शरीर और उसकी मार्शल स्पिरिट्स को पोषित करने लगी, जिससे दक्ष के सभी अंग और हड्डियां मजबूत होती जा रहा थी।
जल्दी ही दक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी छोटी सांप मार्शल भावना उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इस बात का एहसास होते ही दक्ष हैरान रह गया और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने कहा, चलो अभी फिलहाल तुम्हें हम लिटिल ब्लैक स्पिरिट के नाम से पुकारेंगे। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद फिर लगभग 4 घंटे बाद दक्ष ने एक गहरी सांस छोड़ी, जिससे सफेद दूधिया धुंध उसकी नाक से बाहर निकली। इसके बाद दक्ष को एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर तरोताजा हो गया है। यह महसूस करते हुए दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया और अपनी ताकत को महसूस करने लगा। इसके बाद दक्ष ने कहा, तो ये है एक योद्धा की ताकत, बहुत खूब। ये कहने के बाद दक्ष अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने साधन कक्ष से बाहर चला गया। बाहर एक अभ्यास स्थल था, जहां कई लकड़ी और पत्थरों के खंभे उसके अभ्यास के लिए रखे हुए थे। अभ्यास स्थान में पहुंचकर उन लकड़ियों के खंभों को देखते हुए दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। इसके बाद अचानक उसने हवा में अपना मुक्का मारा, जिससे हवा में छेद हो गया और हवा में तरंगे बनने लगी। इसके बाद शौर्य का मुक्का सीधे एक पत्थर के खंभे से जा टकराया, जिससे वह पत्थर का खंभा टूटकर धूल में बदल गया। लेकिन इसके बाद भी हवा का दबाव कम नहीं हुआ और वह 2 मीटर आगे जाकर एक और पत्थर के खंभे से जा टकराया, जिससे उस पत्थर के खंभे में दरारें पड़ गई और वह टूटने के कगार पर आ गया। यह देखकर दक्ष के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। एपिसोड 4। इसके बाद दक्ष ने कहा, इस मुट्ठी की ताकत कम से कम 60 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर है। लगता है कि लिटिल ब्लैक स्पिरिट ने मेरी गति और समझने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। उद्धरण चिन्ह। दरअसल सभी लोग जिस कारण से दक्ष को एक बेकार और नालायक इंसान समझते थे, वह थी उसके समझने की कम क्षमता, जिसके कारण वह एक साधारण से मार्शल आर्ट तकनीक को भी सीख पाने में असमर्थ था। लेकिन अब मार्शल आर्ट की भावना के साथ उसकी समझने की क्षमता में काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण दक्ष की साधना की गति में भी तेजी आई थी। दक्ष ने कहा, एक व्यक्ति के शरीर की गुणवत्ता को बढ़ाने में सक्षम होना, ऐसा लगता है कि मेरी लिटिल ब्लैक स्पिरिट कोई साधारण मार्शल स्पिरिट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ये सब सोच रहा था, तभी वहां पर एक आवाज आई, दक्ष। इस आवाज के साथ ही एक अधेड़ उम्र का आदमी अभ्यास स्थल पर आया। वह एक मजबूत शरीर और मजबूत स्वभाव वाला व्यक्ति था, जो कुछ हद तक दक्ष जैसा ही दिखता था। यह अधेड़ उम्र का आदमी इस जीवन में दक्ष का पिता और सेन परिवार के प्रमुख आदित्य सेन थे। अभ्यास स्थल में आने के बाद आदित्य सेन ने दक्ष की तरफ देखते हुए कहा, दक्ष क्या आप ठीक हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए आदित्य सेन थोड़ा कांप रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही 4 पर्वतीय संप्रदाय से जब दक्ष को वापस लाया गया था, उस समय उसकी हालत बहुत ही खराब थी और वह मृत्यु के कगार पर था। इसलिए वह दक्ष के लिए बहुत ही चिंतित थे। आदित्य सेन की बात सुनकर दक्ष ने कहा, हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। इस पर आदित्य सेन ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, दक्ष आपके साथ ये किसने किया था? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हैं कि बाद अचानक आदित्य सेन के शरीर से अनजाने में एक अलौकिक आश्चर्यजनक ठंड निकलने लगी, जिससे दक्ष को लगा कि उसका शरीर जमने वाला है। तब दक्ष ने कहा, पिताजी वास्तविक आत्मा स्तर पर एक मजबूत योद्धा है। केवल अपनी ऊर्जा से ही वह अपने नीचे के किसी भी व्यक्ति को मारने या दबाने में सक्षम हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष को आश्चर्य हुआ। इस दुनिया में प्रत्येक योद्धा के साधना के अलग अलग चरण होते हैं, जिनमें सबसे पहला मानव चरण होता है, जिसमें योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी के ऊर्जा को अपने शरीर में परिष्कृत करता है और अपनी आत्मा को घोषित करके अपने शरीर और आत्मा को मजबूत बनाता है। मानव चरण के बाद आत्मा चरण आता है, जिसमें सफलता हासिल करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति और अधिक मजबूत हो सकता है और सिर्फ अपने एक हाथ से एक व्यक्ति को मार सकता है, और आदित्य सेन भी आत्मा चरण के विश्व प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक थे। आदित्य सेन ने दक्ष से यह बात एक से अधिक बार पूछा था, किंतु दक्ष ने कभी भी इसका उत्तर नहीं दिया। दक्ष ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी कृपया इस मामले को मुझे ही संभालने दे। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने अपने पिता को यह कभी नहीं बताया कि उसके तीसरी चाचा के बेटे ध्रुव सेन ने उसे घायल कर दिया था। सेन परिवार में उसके तीसरे चाचा और सबसे बड़े चाचा मिलकर काम करते थे और हमेशा परिवार की मुखिया की कुर्सी के लिए उसके पिता से लड़ते रहते थे। उनकी ताकत और उनका प्रभाव आदित्य सेन की तुलना में कमजोर नहीं था। इस बात को भी जोड़ते हुए कि ध्रुव सेन की प्रतिभा काफी अच्छी है और वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के उत्कृष्ट छात्रों में से एक है। यही कारण है कि ध्रुव सेन ने दक्ष को गैरकानूनी तरीके से खत्म करने का साहस किया। ये नफरत दक्ष खुद ही सुलझाना चाहता था। इधर अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर आदित्य सेन आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने देखा कि दक्ष का स्वभाव बहुत बदल गया है और उसकी आंखें दृढ़ हो गई है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अब दक्ष वह कमजोर और निराश व्यक्ति नहीं रहा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह घटना दक्ष के लिए एक आशीर्वाद के समान थी। इससे आदित्य सेन प्रसन्न हो गए। इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, दक्ष कल मेरे साथ का परिवार की बैठक में चलो।
मैं देखना चाहता हूं कि वह मुझे मेरे पद से कैसे हटाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। रात के समय सेन परिवार के पास के जंगल में दक्ष जमीन पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था और उसके पीछे एक छोटी काले सांप की आत्मा थी, जो कि दक्ष की अपनी मार्शल स्पिरिट थी। अपने प्रशिक्षण के दौरान दक्ष ने पाया कि जब वह अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट का उपयोग करता था, तब उसके अभ्यास की गति 5 से 6 गुना अधिक धीमी हो जाती थी, इसलिए उसे खुद को आगे बढ़ाना पड़ा और अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट का उपयोग करते समय होने वाली अतिरिक्त मानसिक थकान को नजरअंदाज करना पड़ा। अब जबकि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था, इसलिए उसे अपना जीवन से अच्छे जीना होगा। इस महाद्वीप में केवल ताकतवर लोगों का ही सम्मान और प्रशंसा की जाती है, फिर चाहे वह जो कुछ भी करे। इस समय दक्ष के चारों ओर एक हल्की दूधिया रोशनी लिपटी हुई थी, जो अंधेरे में काफी चमक रही थी। ऐसा प्रकाश तभी प्रकट होता है जब स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा एक निश्चित सीमा में संयमित हो जाती है। जब प्रतिभाशाली लोग अभ्यास करते हैं, तो उनके शरीर के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा इकट्ठा होने की गति तेज होती है, और इस समय दक्ष इसी स्थिति में था। अभी दक्ष लगातार सांसें ले रहा था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उसके शरीर में बह रही थी और उसकी रक्त वाहिकाओं में घुस रही थी, जिससे उसकी हड्डियां और शारीरिक अंग मजबूत हो रहे थे। कुछ समय बाद रोशनी चमकी और दक्ष का शरीर अचानक एक ब्लैक होल जैसा हो गया और एक ही पल में उसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने शरीर में निगल लिया। इसके बाद आंखें खोलते ही दक्ष की आंखों पर प्रकाश चमक उठा। इसके बाद दक्ष खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। वह एक ही रात में मानव चरण के साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि इससे दक्ष संतुष्ट नहीं था। अपनी यादों से वह जानता था कि साधारण ऊर्जा के 9 स्तर केवल मार्शल आर्ट के शुरुआती बिंदु थे। वास्तविक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ आकाश में उड़ सकता है और उच्चतम स्वर्ग से परे यात्रा करने में सक्षम हो सकता है। इसके बारे में सोते हुए दक्ष ने अपनी मिट्टी घुमाए और हवा में वार किया, जिससे हवा में तेज विस्फोट हुआ और आसपास के बांस फट गए। मानव चरण में साधारण ऊर्जा को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तर की वृद्धि के साथ किसी भी योद्धा की ताकत बहुत अधिक बढ़ जाती थी। अभी दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 6वें स्तर पर था। इस पर उसकी ताकत 60 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर थी, और यदि इसके साथ वह अपनी मार्शल आर्ट तकनीक हैवी वेव 5 का उपयोग करता है, जिसे पिछले दक्ष ने अपने जीवन काल में अभ्यास किया था, तो उसकी ताकत 65 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर हो जाती थी। हालांकि दक्ष के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। अगर वह साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर अभ्यास करने में सक्षम हो जाता है, तो उस समय उसकी ताकत 70 क्रूर हाथियों की ताकत के समान हो सकती है। 60 क्रूर हाथियों की ताकत के तहत नाजुक बांस का जंगल पूर्ण रूप से फट गया। इसके बाद दक्ष ने लगातार मुक्का मारते हुए चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ। हैवी वेव पंच तकनीक को 9 लहरों में विभाजित किया गया था। इसमें प्रत्येक लहर पहले की तुलना में अधिक मजबूत होती थी। इस समय तक शौर्य ने हैवी वेव पंच में 5 लहरों तक ही महारत हासिल की थी। प्रत्येक पंच के साथ वह 5 लहरों की ताकत का उपयोग कर सकता था। जल्द ही धमाके की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी और दक्ष की ताकत में तेजी से सुधार होने लगा। जल्द ही हैवी वेव पंच की ताकत 7वीं और फिर 8वीं लहर तक पहुंच गई। हैवी वेव पंच की 8 लहरों की शक्ति से पूरा बांस का जंगल धूल में बदल गया। सामने बांस के जंगल को देखते हुए दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, 8 लहरें काफी मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। हैवी वेव पंच तकनीक की समझ हासिल करने के बाद दक्ष ने जल्द ही 2 चरणों को पार करने में सफलता हासिल की थी और 8वीं लहर तक पहुंच गया था। यह ध्यान देना चाहिए कि मार्शल आर्ट तकनीक बाद के चरणों में जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसे प्रशिक्षित करना और अधिक कठिन होता जाता है। इस समय दक्ष ने कहा, अब मेरे पास 75 क्रूर हाथियों की ताकत होनी चाहिए, और जब तक मैं कठोर और कोमल तत्व दोनों को एक साथ संयोजित करने की धारणा को पूरी तरह से समझ लेता हूं, तब तक मेरी हैवी वेव पंच तकनीक पूरी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष को अपने दिल में खुशी महसूस हुई। बाद के चरणों में मार्शल तकनीक का अभ्यास करना कठिन हो जाएगा, लेकिन इससे मार्शल तकनीक की शक्ति कई गुना अधिक मजबूत भी हो जाएगी। दक्ष के पास अब 75 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर ताकत है। अब अगर उसे साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर के एक योद्धा का सामना करना पड़ा, तब भी दक्ष उससे लड़ाई करने में सक्षम होगा। अतीत में दक्ष को उन लोगों द्वारा नीची दृष्टि देखा जाता था, क्योंकि वह एक साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर के योद्धा के खिलाफ भी जीतने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब हालांकि वह केवल 7 दिन के लिए ही इस दुनिया में आया था, पर अब उसमें सुधार हुआ था और उसके पास अब साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर की ताकत थी। एपिसोड 5। अगले दिन सुबह सुबह सेन परिवार विशेष रूप से जीवंत दिखाई दे रहा था। यह पारिवारिक बैठक के कारण था, जो जल्द ही शुरू होने वाली थी, और हर कोई हवेली के बीच मैदान की ओर जा रहा था। सेन परिवार में इस समय सभी लोग कानाफूसी कर रहे थे। सेन परिवार के एक व्यक्ति ने कहा, तुमने सुना, इस बार न केवल सबसे बड़े चाचा आए हैं, बल्कि तीसरे चाचा भी आए हैं। ऐसा लगता है कि इस बार वे सभी परिवार के मुखिया की सीट को लक्ष्य बनाकर यहां आए हैं।
उद्धरण चिन्ह। तब दूसरे युवक ने कहा, हे, यद्यपि परिवार के मुखिया मजबूत है, फिर भी उनका पुत्र शायद पहले ही मर चुका होगा। यहाँ तक कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के लोगों द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप से वापस भेज दिया गया था, जिससे सेन परिवार का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है। इसके अलावा सबसे बड़े चाचा हमेशा परिवार के मुखिया से असंतुष्ट रहे हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग परिवार की मुखिया पर आरोप लगाने के लिए करेंगे। कौन जानता है कि परिवार के मुखिया की कुर्सी आज अपना मलिक बदल ले। उद्धरण चिन्ह। इसी तरह की चर्चाएं सेन परिवार में चल रही थी। आज की पारिवारिक बैठक निश्चित रूप से असाधारण होनी चाहिए। इसी समय हवेली के बीच मैदान में आदित्य सेन और दक्ष दोनों आए। यहाँ दक्ष को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अनगिनत लोगों का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उनमें से कुछ तो ये भी सोचकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये दक्ष अभी तक मारा कैसे नहीं। लेकिन आदित्य सेन की ताकत के डर से उनमें से किसी ने भी अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं की। जब आदित्य सेन और दक्ष वहां पर आए, तभी एक तीखी आवाज अचानक सुनाई दी, ये कचरा निश्चित रूप से भाग्यशाली है कि वह अभी तक मार नहीं। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अपना सिर ऊपर उठाकर उस आवाज की ओर देखने लगे। उन सभी देखा कि जो व्यक्ति अभी बोल रहा था, वह एक युवक था। यह युवक दीपंकर सेन का पुत्र था, जो कि सेन परिवार के तीसरे चाचा थे। इस युवक का नाम विपिन सेन था। विपिन सेन और दक्ष दोनों एक ही उम्र के थे। हालांकि विपिन सेन साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर पर था। विपिन सेन को देखकर एक युवक ने कहा, तो यह विपिन सेन था। इसमें कोई ऐश्वर्या की बात नहीं कि उसने ऐसा कहने का साहस किया। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद जब वहां मौजूद लोगों ने दीपंकर सेन और अर्नब सेन को एक साथ वहां आते हुए देखा, तो वह सभी समझ गए कि ये दोनों यहां गलत इरादे से आए हैं। अर्नब सेन दक्ष के सबसे बड़े चाचा थे। जब आदित्य सेन ने विपिन सेन की बात सुनी, तब उनकी आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और उन्होंने विपिन सेन को दूर से देखते हुए कहा, आपने अभी जो कहा उसे दोबारा कहना। उद्धरण चिन्ह। इधर जब विपिन सेन ने आदित्य सेन की यह बात सुनी, तो उसे अपने पूरे शरीर में डर का एहसास होने लगा और उसने आदित्य सेन की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। तभी अचानक वहां पर अर्नब सेन ने कहा, दूसरे भाई, आप परिवार के मुखिया के रूप में और अधिक अपमानजनक होते जा रहे हैं। एक बड़े होने के नाते आप छोटों को कैसे धमक सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अर्नब सेन का स्वर ठंडा और मजाकिया दोनों था। इस पर आदित्य सेन ने कहा, हाँ, मैं आदित्य सेन अभी भी परिवार का मुखिया हूं और विपिन सेन, जो इतना अशिक्षित है, उसके लिए किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य सेन की ये बात सुनकर दीपांकर सेन ने कठोर स्वर में कहा, दूसरे भाई बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि परिवार के मुखिया के रूप में आप कब तक रह सकते हैं। तुम्हारे बेटे को 4 पर्वतीय संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया और उसे घर वापस भेज दिया गया। उसने सेन परिवार का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लोग इसके बारे में बाहर गपशप कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। दीपांकर सेन की यह बात सुनकर आदित्य सेन ने अपनी ठंडी नजरों से दीपांकर सेन की ओर देखते हुए कहा, मैं कब तक परिवार के मुखिया की सीट पर रह सकता हूं। दीपंकर सेन, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जल्द ही परिवार के मुखिया के रूप में अपना पद छोड़ सकता हूं? क्या आपको लगता है कि आपको ये पद मिल सकता है? क्या आप इसके योग्य हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद आदित्य सेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके शरीर से अचानक ठंडी ठंडक निकलने लगी, जिससे विपिन सेन दौड़कर दीपांकर सेन के पीछे छुप गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। आदित्य सेन की ये बात सुनकर दीपांकर सेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं योग्य हूं या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय केवल बड़ों का ही हो सकता है। तुम्हारे इसके बारे में कोई राय नहीं हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दीपांकर सेन का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य सेन आज इतना दबंग हो जाएगा और अपने सामान्य स्वभाव से इतना अलग व्यवहार करेंगे। दीपंकर सेन की इस बात पर आदित्य सेन ने कहा, तो आपने इसे स्वीकार कर लिया है कि मैं आदित्य सेन अभी भी परिवार का मुखिया हूं। आपके पुत्र ने मेरे पुत्र को मेरे सामने अपमानित किया है, तो वह किस प्रकार की सजा का पात्र है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए आदित्य सेन पीछे नहीं हटे और ठंडी हवा और भी भारी हो गई। आसपास की हवा का तापमान लगातार गिर रहा था और बर्फ की सफेद परत बनना शुरू हो गया था। ये देखकर भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा, परिवार का मुखिया निसंदेह परिवार का मुखिया होता है। उन्होंने अपनी गरिमा दिखाते हुए सबसे पहले तीसरे चाचा के ऊपर सवाल उठाया। उद्धरण चिन्ह। भीड़ में खड़े लोगों के दिल में आदित्य सेन के लिए सम्मान और प्रशंसा का संकेत दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा था कि आदित्य सेन तीसरे चाचा और सबसे बड़े चाचा द्वारा शुरू किए गए जल से निष्क्रिय रूप से निपटेंगे। आदित्य सेन की बात सुनकर इधर दीपंकर सेन ने कहा, आदित्य सेन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद एक शक्तिशाली गर्मी की लहर उठी और ठंड से डटकर मुकाबला करने लगी।
ये देखकर दक्ष ने कहा, पिताजी के पास बर्फ की मार्शल आत्मा है और इसलिए वह मुख्य रूप से बर्फ तकनीक का अभ्यास करते हैं। हालांकि दीपंकर सेन के पास अग्नि मार्शल आत्मा है और इससे वह मुख्य रूप से अग्नि तकनीक का अभ्यास करते हैं। किंतु जल अग्नि का अभिशाप है। चाहे दीपंकर सेन कितना भी प्रयास करे, वह मेरे पिता के खिलाफ आज नहीं जीत पाएगा। इस बार उसका हारना निश्चित है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष, जो कि किनारे पर खड़ा था, वह अर्नव सेन उनकी ओर देखने लगा। इसी समय अर्नव सेन ने कहा, दूसरे भाई, परिवार की बैठक जल्द ही शुरू हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार के मुखिया के रूप में आप यह मानते हैं कि परिवार के बुजुर्ग आपके ध्यान के लायक भी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सेन परिवार में बुजुर्गों के पास सर्वोच्च अधिकार होता है। वह परिवार के अगले मुखिया को नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। इसलिए आदित्य सेन पर दबाव डालने के लिए और उन्हें एक कदम पीछे हटाने के लिए अर्नव सेन ने बड़ों की उपस्थिति की शक्ति का इस्तेमाल किया। इस पर आदित्य सेन ने कहा, क्या आप मुझे धमकाने के लिए बड़ों की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस पर अर्नव सेन ने कहा, नहीं, मैं बस आपको ये याद दिला रहा हूं कि कुछ ही समय में पारिवारिक बैठक शुरू हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आदित्य सेन ने कहा, इसके बाद आदित्य सेन ने दीपंकर सेन के प्रति तिरस्कार की दृष्टि से देख और फिर कुछ भी कहे बिना वह दक्ष के साथ वहां से चले गए। दीपंकर सेन ने आदित्य सेन की आंखों में अपने लिए तिरस्कारपूर्ण भाव देखा, जिसके कारण उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने कहा, इस बार तुम्हारे बेटे का भाग्य भाग्यशाली था कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन अगली बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। दीपंकर सेन के सबसे बड़े बेटे ध्रुव सेन के पास 4 पार्वती संप्रदाय के उत्कृष्ट शीर्षक है और उसे आंतरिक शिष्य के रूप में बदलने में केवल कुछ ही समय लगेगा। भले वह आंतरिक शिष्यों में केवल एक कनिष्ठ हो। जैसे जैसे उसकी स्थिति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके पिता की स्थिति भी परिवार में बढ़ती जाएगी। उस समय परिवार में उसका स्थान भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। दूसरी ओर अर्नव सेन की बेटी और भी अधिक प्रतिभाशाली है। वह पहले से ही स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में शामिल हो चुकी थी और उसका भविष्य उज्जवल और असीमित है। तीनों भाइयों में केवल आदित्य सेन का बेटा ही कमजोर प्रतिभा वाला है और उसे एक बेकार और नालायक युवक कहा जाता है। दीपंकर सेन और अर्नव सेन इसी पर भरोसा कर रहे हैं। जल्द ही सेन परिवार के सभी लोग मैदान में जमा हो गए और मैदान के बीच में हरे पत्थर का एक स्टेज बना हुआ था, जिसके ऊपर सेन परिवार के मुख्य निर्णयकर्ता बैठे हुए थे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।